मतलब डायनेमिक पर्सनैलिटी समझ लीजिए कि जो चीज आप पूछोगे सब बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वगैरह भी अगर कोई पूछना हो तो आप लिख के रख लेना। और 2 साल पहले रिटायर हुए, हम लोग इन्हीं के निर्देशन में काम कर रहे हैं। आज भी हम इनसे गाइडेंस लेते रहते हैं। ठीक है, हमारे बुजुर्ग आज की तारीख में यही है। ठीक है, बड़े तरीके से पढ़ना बैठ के। ठीक है, मैं डॉक्टर उपाध्याय। यस सर। ओके, आप लोग मुंगेर से हैं? तो सबसे पहले स्वागत हो आपका। इसका फोटो लीजिए। मुंगेर तो भागलपुर से लगाई है। जी सर। हम भी आधा बिहारी हैं। आसानी नहीं हमारी बिहार की, और रहने वाले हम बलिया के हैं, बक्सर के उस पार। यस सर। और ससुराल पड़ेगा बक्सर डिस्ट्रिक्ट में, और रहने वाले बक्सर गंगा जी के उस पार गाँव पड़ेगा हमारा। तो आज का जो विषय, तो हमको ये जो पढ़ाना था अभी, तो हमने बोला चलो देखते हैं। तो ये भी एक इंटीग्रेटेड डक फार्मिंग, मतलब ये है समन्वित पालन। आप लोग सब किसान हैं? मछली पालन कौन कौन करता है? ईमानदारी से हाथ उठाइए। सिर्फ 3 व्यक्ति। मेरा ये आग्रह रहेगा आप लोगों से कि आप लोग भी, अब इसमें काफी मुनाफा है। मछली पानी के नीचे है, ठीक है ना, और क्रॉप रहता है पानी के ऊपर, जमीन पर रहता है। तो एग्रीकल्चर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी ये सब निसर्ग पे आधारित है। निसर्ग के साथ बारिश हुई नहीं हुई, उसमें ज्यादा प्रबंधन की जरूरत है। इसमें मत्स्य प्रबंधन में भी है, लेकिन इतना नहीं है जितना क्रॉप के लिए लगता है। अच्छा, आप दाम भी देखिए। आप मछली 150-200 रुपए प्रति किलो जो है बिकती है, और एकदम इमीडिएट रिटर्न है। ये नहीं मंडी ले जाओगे ना, आपके तालाब से ही ले आएंगे लोग। तो काफी आर्थिक दृष्टिकोण से भी मछली पालन एक बड़ा उत्कृष्ट व्यवसाय है। और आजकल का जो किसान है, काफी समस्या भी है। मतलब परंपरागत किसानी होती थी, काफी वातावरण का बदलाव हुआ है, और फिर दिक्कतें हैं आर्थिक दृष्टिकोण से। क्या मुझे बता सकते हैं आप लोग कि जो किसान है, या खेती क्या लाभप्रद व्यवसाय है? नो सर। लागत है मेहनत के हिसाब से नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको उतनी मेहनत और शिद्दत से करना पड़ेगा। जिस हिसाब से आपका लोक संख्या वृद्धि हो रही है, प्रति व्यक्ति जमीन घटती जा रही है। जी जी। एक इतना साधारण सा एक उदाहरण देता हूँ। पहले एक संयुक्त परिवार होता था जी, वो सब अपना अपना कमाते थे, लेकिन लाते थे घर में तो अच्छा रहता। एक दूसरे के काम आ जाते थे, एक दूसरे के पूरक संपन्न था। आज भाई भाई का नहीं। ये विघटनवाद की जो प्रवृत्ति है, इससे और समस्या हो गई। जमीन घटती जा रही है, फिर बाद में आपका जो शहरीकरण है, विकास है, मकान की जरूरत होगी ये लोगों की। मतलब जो पहले कस्बे थे वो अब बड़े हो गए, नगर महानगर में हो गए, और जिस हिसाब से लोक संख्या वृद्धि हो रही है, उतना जमीन भी घटती जा रही है। इस सब के परीक्षण कृषि पर बहुत बड़ा दबाव है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें कृषि को लाभप्रद व्यवसाय कैसे बनाएं। और गए दिन कि आप बस धान है तो धान ही लगाएंगे, गेहूं तो गेहूं लगाएंगे, और साल भर उसी पर निर्भर रहेंगे। नहीं, अब आपकी सोच में फर्क करना पड़ेगा। एक किसान मतलब परिपूर्ण किसान होना चाहिए, जो सब खेती नहीं, मछली पालन करे, बागवानी करे, वानिकी करे,
डेयरी करे, पोल्ट्री करे, अपने आप में संपूर्ण किसान होना जरूरी है, ताकि आपके जो जितने विविधता आएगी उतने ज्यादा आपके आयाम खुलेंगे। अगर अच्छा रेट आपको गेहूं से नहीं मिल रहा है, या कुछ हो गया, या आपको दाम नहीं मिला अच्छा, या आपका प्रोडक्शन कम आ गया, तो उसकी कमी दूसरा कोई घटक पूरा करेगा। समन्वय ये अति आवश्यक है। खेती में भी समन्वय, जैसे विचारों का समन्वय होना जरूरी है ना किसी प्रगति के लिए, वैसे ही खेती में भी समन्वय बहुत आवश्यक है। आजकल का किसान परिपूर्ण किसान चाहिए। देखिए, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, कोई किसान जो आजकल सुनने में आ रहा है आत्महत्या कर रहे हैं, और जो है राजनीति ज्यादा हो रही है इस पर, लेकिन अगर सही मेहनत और लगन से काम करेगा आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। वह समर्पण चाहिए, मेहनत चाहिए। इस समन्वय का जो सोच इसी पर उभरी है कि अगर हम खेती के साथ साथ और कोई उद्योग जोड़ दें उसमें, अब सब एक दूसरे के पूरक हैं। तालाब में आपको गोबर लगेगा ना, तो वो आपके पास डेयरी रहेगी तो गोबर पूरक है आपके। अच्छा, सिर्फ मछली पालन ही अगर शुद्ध मछली पालन करेंगे तो आपको उसका खाद्यान्न का जो प्रबंधन में काफी लगभग 70% जो मछली पालन का जो जाता है वो खाद्य प्रबंधन में जाता है। हमें ये देखना है कि कम से कम खाद्यान्न में ग्रोथ कैसे हो, उसकी विकास कैसे हो, ये भी जरूरी। एक तरफ आपके खाद्यान्न में जितना खर्चा आ रहा है मछली पालन में, आपको खाद्यान्न की लगभग 70% कम कर सकते हैं, पूरा का पूरा। वैसे लोग मानते हैं कि मछली क्या है, क्या खाती होगी, पानी में डाल दिया अपने आप बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। खाना उसको भी एक परिपूरक आहार की जरूरत है। उसको भी मछली क्या खाती है, छोटे छोटे प्लैंकटन, प्लवंग, हाँ छोटे मतलब आपका दली में जो रहता है ऑर्गेनिक मैटर वो खाती है। लेकिन ये पूरा नहीं होता, इससे पूरी ग्रोथ नहीं मिलती, आपको परिपूरक आहार देना पड़ता है। ये परिपूरक आहार जो है, अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से मछली पालन कर रहे हैं तो परिपूरक आहार आपको देना पड़ेगा मछली को, और जिसकी लागत लगभग 70% है टोटल कॉस्ट। इन्हीं सब विचारधारा से लोगों ने समन्वित खेती का अपनाया। आजकल ये काफी प्रचलन में है। इसकी शुरुआत चाइना में हुई। चाइना का वहां का कोई किसान जो है आपको गरीब नहीं आया देखेगा, समस्या उनकी भी है, मगर वहां का एक किसान उन्नत तो परिपूर्ण किसान। ऐसी विचारधारा रहेंगे तो यहाँ पर भी खेती में कृषि मतलब क्रांति आ सकती है। ओके, तो आज का जो है, हमने कौन कौन से घटक हम खेती के साथ हम लोग चुनाव कर सकते हैं ये सोचना है। उसको चुनना पड़ेगा, भाई आपकी जरूरतें क्या है, फिर आपके पास जहाँ पर है आपकी खेती कि भाई वहाँ पर भौगोलिक परिवेश क्या है, पानी है नहीं है, ये सब ध्यान में रखकर आपको घटक का चुनाव करना। और एक छोटा उदाहरण देता हूं, यहाँ पे बत्तख सा मत्स्य पालन। वैसे आप वानिकी कर सकते हैं, आप इतने आयाम खुल जाएंगे, आपको घटक अपने आप मिलते जाएगा। तालाब के बंदे चौड़े हैं तो आप वहां पे शाक सब्जी भी, परवल लगा दीजिए, पालक लगा दीजिए, कुछ फलों का पपीता लगा दीजिए, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो आज का जो हम लोग का ये टॉपिक है बत्तख से मत्स्य पालन, आगे बढ़ा जाए।
व्हाई इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब समन्वय क्यों जरूरी है? अभी जो मैंने जो अभी कहा उसका थोड़ा संक्षेप स्वरूप ये है, लैंड होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ फार्मर्स रिड्यूसिंग ईच डे, मतलब प्रति भूमि उपलब्धता दिन ब दिन कम होते जा रही है ड्यू टू प्रेशर ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, मतलब जो लोकसंख्या की वृद्धि, सोशो इकोनॉमी नीड्स, हमारी जरूरतें भी बढ़ रही है। और ऊपर टच कर दिया खाली अर्बनाइजेशन, स्क्रीन पर टच कीजिए अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, पुरानी चौके तो शहरीकरण हाँ छुई दो ऊपर में भूमि ऊपर में छुई दो खाली बीच में need for the वहाँ development ठीक of strategy to obtain the higher production of diversified economy। हमें ये उद्देश्य है, कम से कम भूमि में हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे प्राप्त करें। कम भूमि में ही आपको ऐसा बंटवारा करना है कि आप इसमें सभी खेती के साथ और कृषि आधारित जो भी व्यवसाय है उसका आप वो घटक आप उसमें समावेश कर सकते हैं। कम से कम भूमि में जितनी भी जमीन, चाहे 2 एकड़ हो, 4 एकड़ हो, 5 बीघा हो, 10 बीघा हो, जैसे भी आपका उद्देश्य होना है कम से कम भूमि में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे प्राप्त करना है। इंक्रीज अपॉर्चुनिटी ऑफ हाईएस्ट रेवेन्यू अर्निंग फ्रॉम प्रोडक्शन, वही मैंने कहा कि अब ये आपके लाभ कमाने के, लाभ लेने के आयाम खुल जाएंगे। कहीं एक जगह आपको घाटा है तो दूसरा घटक उसको पूरा करेगा। अगर आपके पास कई सारे खाद्यान्न है तो ये उसकी कमी पूरी करेगा। हाई स्कोप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देयर बाय एम्प्लॉयमेंट, आपको कोई वैसा दूसरा करने की जरूरत ही नहीं है। लोग बोलते हैं कि किसान क्या है, गरीब है, नहीं नहीं, किसान अपने आप में ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक उन्नत किसान वो सिर्फ खेती करे तो ही इतना कमा सकता है कि उसको कोई दूसरा व्यवसाय करने की जरूरत नहीं। आजकल के युवा वर्ग में देखिए, युवाओं में भी जरूरी है कि कई लोग आपको आपके दिन ब दिन आपके जीवन में आपको ऐसे लोग मिलते हुए सब छोड़ छाड़ के खेती कर रहे हैं। आज भी ऐसे लोग, कृषि लाभप्रद व्यवसाय है, उसको बनाना पड़ेगा, उसको लगन से उसको करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो अपने आप में ही युवाओं के लिए बहुत बड़ा, और ऐसे कई सारे आपकी मतलब विधियां हैं जिसके द्वारा आप कमाई कर सकते हैं। आपको एक के बाद एक बताते जाऊंगा मैं, ठीक है। भाई इंटीग्रेट फिश विद डक, भाई मछली के साथ बत्तख ही क्यों, मुर्गी क्यों नहीं, बकरी क्यों नहीं। एक तो समन्वय बहुत अच्छा बनता है, दोनों के लिए पानी की आवश्यकता है। दोनों को मतलब मूलभूत जो जरूरत है पानी की, मछली को पानी चाहिए, बत्तख को भी पानी चाहिए। दूसरे, दोनों का जीवन चक्र ऐसा रहता है कि जिसमें पानी बहुत आवश्यक रहता है। फिश एंड डक बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक हैं लोग। सिंस बोथ रिक्वायर वाटर फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल, उनका जीवन चक्र में पानी की आवश्यकता दोनों को है। रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड लैंडस्केप, हमें ऐसा उनको रखना है ताकि कम से कम भूमि में भी वो मछली और बत्तख पालन हो सके, आसानी से हो सके। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश, डक, एग्स एंड डक मीट, आपको क्या क्या मिलता है बत्तख से मत्स्य, शुद्ध बत्तख से मत्स्य पालन में मछली, अंडे बत्तख से और डक का मीट। आप लोगों क्या काफी प्रचलन है बत्तख का। हाई प्रॉफिटेबल फार्मिंग एंटरप्राइज ड्यू टू ग्रेटर अपॉर्चुनिटी, आर्थिक दृष्टिकोण से काफी लाभप्रद व्यवसाय है। अच्छा, हम ये बता रहे हैं अगर शुद्ध मत्स्य पालन करेंगे उससे ज्यादा लाभप्रद व्यवसाय है ये समन्वय। क्यों है, आप ये दोनों को एक साथ लेंगे ना तो लगभग आपका जो परिपूरक आहार देने की जरूरत है, बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है कोई परिपूरक आहार। तो आप शुद्ध 70% जो है, जो खाने का जो खाने के प्रबंध हुआ होता है। अब ये मैं आकृति दिखाता हूँ, इस पर जरा आप गौर कीजिए।
देखा आप लोगों ने? यस सर। नीचे तालाब, ऊपर बत्तख पालन। आपकी रचना ऐसी करनी पड़ेगी। बत्तख घर की रचना इस प्रकार से हो। बहुत तो सर पानी एक तरफ बंधा है, वो मछली खाएगी नहीं ना सर बत्तख? नहीं नहीं वो उसका भी है, वैसे नहीं खाती। और अगर संभावना है तो उसको भी हम, तरीका है उसका। पहले समझ लीजिए कि ऐसा आपको बनाना रचना करना, एक बंदे पर आपको टिकाना पड़ेगा। वो तालाब के बंदे पर बांसे पर एक जो है बत्तख का बाड़ा। सर खाकी क्यों बन रहा है? हाँ? ये खाकी क्यों बन रहा है? बता नस्ल सर कौन है? डक। ये सर किस नस्ल मारो का मारो है? हाँ, खाकी मैं बता रहा हूँ, सब विस्तार से बताऊंगा। तो इस तरह से आप अगर करेंगे रचना ना, तो आप में दोनों, आप मछली पालन और बत्तख पालन दोनों आप यशस्वी तरह से आप कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव, अब आप कैसे शुद्ध लागत में खाने की जो परिपूरक आहार लगता है उसको कैसे बचा पाते हैं। मछली को जो परिपूरक आहार लगता है, ज्यादा आवश्यकता नहीं। The dropping from ducks is excellent source of fertilization to the pond for fish raising, containing 0.9% nitrogen and 0.3% फास्फोरस। आपको खनिज लवण दोनों, नाइट्रोजन प्रोटीन के लिए और फास्फोरस। और ये पहले आप शुद्ध मत्स्य पालन करते उसमें डालना पड़ता था कि तालाब की जैविक उत्पादकता जो है बढ़े। जो प्लवम रहता है प्लैंकटन, जितना ज्यादा ये होगा, जितना अच्छा मानक आधार पर प्रोटीन के लिए आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस जितना अधिक प्लवम बढ़ेंगे, जिस पर मछली जो है निर्धारित होती है, उनको खाना जो मछली का प्लवम है, उसकी प्लवम की या प्लैंकटन की ग्रोथ पानी में बहुत बढ़ जाती है अगर ये मानक आधार पे उतना होगा। और आपको ऊपर से तालाब में आपको मैन्यूरिंग की जरूरत नहीं, आप जो पहले डालना पड़ता था वो डालने की जरूरत नहीं। जब ये इतना परसेंट आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस जा रहा है तो जैविक जो उत्पादकता जो है पानी में बहुत बढ़ जाती है। और जो छोटे छोटे कीड़े जिस पर मछली निर्धारित रहती है वो बढ़ जाते हैं, तो मछली को परिपूरक आहार देने की जरूरत है ही नहीं। वो बत्तख के पीठ से होता है। बत्तख का भी पीठ बताएंगे आप, आएंगे सब आएंगे। डक ईट्स अनवांटेड इंसेक्ट, टाडपोल, लार्वी, मॉलस्क, वीड एटसेट्रा व्हिच आर हार्मफुल फॉर फिश। एक बार बत्तख आ गई किनारे पर तो छोटे छोटे टिम्बर, अपने टाडपोल मतलब मेढक के बच्चे बच्चे, कीड़े मकोड़े सब खा के पानी की सफाई करते रहते हैं, जो हानिकारक है मत्स्य पालन के लिए। उसका सेवन जो है बत्तख करती है। रिपीटेड वेंचरिंग ऑफ डक इंक्रीजेस द ऑक्सीजन लेवल एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन द पॉन्ड। ऑक्सीजन की जो है घुलित ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जो बत्तख की वजह से जो ऑक्सीजन जो बढ़ जाता है और बार बार चोंच से मारती है बंदे पर, तो उसके जो मट्टी के जो खनिज लवण है वो भी पानी में आता रहता है। लेकिन बत्तख मछली खा जाएगा, नहीं खाता है। कौन कौन सी प्रजातियां हैं? उन्नत प्रजातियां प्रजाति होता है अलग, खाने वाला अलग। आप पूछते ना खाकी कैम्बल, हाँ, तो इसमें जो अंडे के लिए दो सर्वोत्तम है खाकी कैम्बल। ये लगभग 300 अंडा एक पक्षी प्रति वर्ष, कम से कम, कम से कम मैं बोल रहा हूँ 300 है। कम से कम। और इंडियन रनर 280 अंडा प्रति पक्षी प्रति वर्ष, है ना। मतलब लगभग हर एक डेढ़ दिन में आपको मिल जाएगा। ये कम से कम बोल रहा हूँ मैं आपको। एक बार कमर्शियल रेट पे शुरू हो जाएगा सब्जी बड़ा तो बढ़ेगी बहुत ही प्रोडक्शन ऑफ मीट। अगर आपको बत्तख का मीट चाहिए तो इसमें प्रजातियां हैं व्हाइट पेकिंग, विगोवा सुअर, मस्कावी, एल्सिबल, ये सब उन्नत प्रजातियां बत्तख की आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोल्ट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है बैंगलोर में है, कलकत्ता में, और एक दो चार है वहां से मिल जाता है। जैसे आपके क्षेत्र में आ जाए तो ये
बस आपको ये देखना है कि ये इंटर क्रॉसिंग ना हो। जैसे आपने खाकी कैमल मंगाया, अगर वो देसी बत्तख के साथ हो जाएगा तो वो ठीक नहीं है। आप नर मादा लाके उनका अपना अलग से उनको मतलब अलग रख के आप उसका प्रोडक्शन ले सकते हैं कि अंडा एक बार आ जाए तो हैचरी रहती वहां पे तो खाकी कैमल मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अगर यहाँ पर दिनेशपुर, गदरपुर, ये सब बंगालियों का एरिया है। रुद्रपुर आज तक मुझे समझ लीजिए कि हर घर में आपको सप्लाई मछली पालन, बत्तख पालन मिलेगा। अंडा सप्लाई एक हमारी परियोजना थी भारत सरकार की, जिसमें लगभग जितने देश के अग्रणी विश्वविद्यालय में करीब 22 जगह DVT ने दिया और उसमें समन्वय था पूरा। यहाँ के लिए भी 4 करोड़, जिसमें क्या क्या घटक थे, आपका बत्तख से मत्स्य पालन, वानिकी, फिर गाय गौ का वेटनरी का था, फिर हाइब्रिड राइस जो यहाँ पे काफी फेमस है, बासमती वगैरह, हाँ वो राइस। ये 4-5 घटक का मिला करके 4 करोड़ आया। उसमें से बत्तख से मत्स्य पालन के 1.9 करोड़, 1 करोड़ 90 लाख रुपए आज से करीब 10-12 साल पहले। हमने यहाँ पे किसान पहले हमने सर्वेक्षण किया और यहाँ के लगभग 6 गांव हमने अडॉप्ट कर लिए और सर्वेक्षण हमने 200 गांव का किया। तो ये बड़ा, यहाँ पे पहाड़ी पॉपुलेशन वैसे कम है पहले, तो यहाँ पर आपको सरदार नहीं मिलेंगे। जितने भी भारत में आए हैं बाहर से, पाकिस्तान अलग हुआ तो जितने सरदार उधर पंजाब से, वो सब यहाँ पे उनको जमीन दी गई, बुलाते थे लोग, देती थी सरकार उनको। स्वतंत्रता सेनानी उनको दिया है, पूरी उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को भी बसाया है। बांग्लादेश के बाद जो उनके शरणार्थी है उनको बसाया गया। मतलब आपको यहाँ पे मतलब बंगाली MLA भी था, इतना बंगाल का मतलब बांग्लादेशी का इतना बड़ा होगा। अब तो यहीं के हो गए, तो सन 71 के बाद सही है। तो समझ लीजिए ये जिला का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो सरदारों का नाम है। उत्तर पश्चिम की ओर सब बंगाली, पूरब और दक्षिण पूरब की ओर सब हम लोगों के भोजपुरी समाज, जो ईस्टर्न यूपी बिहार से आए सब वही हैं। आरा, छपरा, बलिया, गोपालगंज, गोरखपुर, सब के लोग, लिट्टी चोखा, बाकी सब बोला। तो हम लोगों ने किसानों का चुनाव किया, लगभग 200 किसान हमने चुने। उनके पास कम से कम मूलभूत जो है आधारशिला होना चाहिए, तालाब हो, पानी का प्रबंध हो। अगर आप उनको ये कह दो कि हम आपको सब चीजें उसमें मुहैया करवाएंगे, तो हर कोई यहाँ पे तो जहर भी खाने को तैयार होते कि मुफ्त में अगर जहर भी कोई बांटा तो यहाँ दे दो। लेकिन हमने उनको ऐसा रखा कि हम लोग साथ जुड़े रहे, नॉमिनल कॉस्ट पूरी। अभी जब इतनी बड़ी आपकी परियोजना है तो हमने उनको दिया, भाई अपने आप शुरू करो आप, हम आपको आर्थिक दृष्टि से जो भी शुरुआत करें हम लोग देंगे, तकनीकी ज्ञान भी देंगे आपको। वो अडॉप्ट कर लिया हम लोगों ने गाँव, 6 गाँव और लगभग 200 फार्मर्स। अब फिर वो किसानों को चयन करने के बाद हमने उनके जाके तालाब की सफाई करवाई। पहले हाथी लेबर जाती थी, मछली के बच्चे जो है हैचरी पे, हमारे यहाँ मत्स्य हैचरी है, और उन्नत बीज जिसको कहते हैं एडवांस ईयरलिंग कहते हैं। इतने मोटे मोटे बीज अभी दिखाऊंगा मैं आपको। वो जितना
सदृढ़ होगा उतना ज्यादा उसकी लाइफ रहेगी। और उसको हम लोग क्या करते हैं नर्सरी में, उसको एक जगह रखते हैं, खूब खिलाते पिलाते नर्सरी में, ज्यादा नहीं खिलाता था कि बड़े हो, लेकिन वो काफी घने तो है तो ज्यादा बढ़ नहीं पाते लेकिन मोटे हो जाते, और एक साल भर उसको रखते हैं और उसको फिर किसानों को देते हैं। ये मछली के जो बच्चे हैं इनको जहाँ पानी फ्री मिलता है, उसके बाद आप समझ लीजिए यहाँ पे इतना बड़ा बीज दिया आपने, आप 3 महीने में पाओगे कि एक 250 ग्राम हो, आधा किलो, 1 किलो, ऐसे इतना बहुत तेजी से बढ़ता है जहाँ फ्री पानी मिलता है। तो ऐसे उन्नत बीज हमने किसानों को दिए, मुफ्त में दिए, सिर्फ 10% कॉस्ट लिया है। हम लोग क्या करीब जो रेट आजकल का है प्रजाति पर निर्भर करता है, 200 रुपये या 1000 या 300, 250, 300 रुपये 1000। हमने 30 रुपये 1000, 20 रुपये 1000 ऐसे मछली के बच्चे की। फिर जितने उन्नत प्रजाति के ये बत्तख है, हमने बैंगलोर से कांटेक्ट किया। बैंगलोर से 1 दिन पुराना चूजा हवाई जहाज से दिल्ली लाया जाता था। दिल्ली से हम लोग जाके ले आते थे और सीधे किसानों में बांटते थे। उन्नत एक ही दिन पुराना क्यों, एक दिन नया मतलब नवजात कि उसको खाने की रिक्वायर्ड नहीं है ज्यादा, वो पैक करके आता है और जैसे ही उनको फिर जैसे आते थोड़ा मर भी जाते हैं उसमें से, लेकिन वो ऐसा पैक करते हैं ना, हाँ पूरा रहता है उसमें प्रबंध। हाँ तो वो मरते नहीं। और किसानों को हमने किसी को जिसका जितना बड़ा तालाब है उसको हिसाब से, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20, किसी को 50, किसी को 100 बड़े बड़े तालाब हो। मछली के बाड़े के लिए हमारा बड़ा ही था, वो हर एक किसान के यहाँ गया दूध। और मछली का जो बाड़ा है, पिंजड़ा है, उसका कोई कॉस्ट नहीं लिया हम लोग, 1 पैसे का घेरे का कॉस्ट नहीं लिया। बत्तख का जो चूजा जो हमें पड़ता था एक हवाई जहाज में प्रति आज से 15-20 साल 48 रुपया पड़ता था। हमने किसान से 10 रुपया 5 रुपया पैसा नहीं है कि हमारे साथ जुड़े रहे, और जो पैसा आता था उनसे वो उसी में लग जाता था। भारतवर्ष में पंतनगर विश्वविद्यालय के 2 जो ये मैंने बोला जैसा मैंने 2 जो घटक है पूरे हिंदुस्तान टॉप मोस्ट प्राइज मिला, एक बत्तख से मत्स्य पालन हमारा वाला सर्वोत्तम प्रोजेक्ट और दूसरा हाइब्रिड राइस का। तो पूरे भारतवर्ष इन दोनों को सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है किसानों के लाभ होकर देखकर। किसानों को एक उन्नत किसान को हमने कृषि मंत्री शरद पवार को बुलाकर भी प्राइज दिलवाया है। काफी उन्नत मतलब काफी प्रगति हुई है। समझ लीजिए ऐसी आर्थिक अवस्था है कि एक बार जब हो गया सब सेट हो गया तो साहूकार हो गए, कच्चा मकान में तो पक्का हो गया। अब ये कैसे बनाया जाए, कंस्ट्रक्शन ऑफ डक हाउस, इसकी रचना कैसे करें? मैं फिर से उस आकृति की ओर ध्यान खींचूंगा जो पहले इसमें देखिए, डक हाउस इज मेड अप ऑफ बैम्बू, जो बांस की पट्टियां रहती हैं, उससे बांस से अच्छा बांस की पट्टियां, और लकड़ी का महंगा पड़ता है, तो बांस की पट्टियां वैसी ही वुडन बाम्बू और वुडन प्लैंक्स which should be erected over the pond having 1/3 of area over the pond embankment and 2/3 in the water। मतलब आपका 1/3 हिस्सा जो है ये बाड़े का बंदे पे टिका होना चाहिए, और 1/3 हिस्सा पानी के ऊपर। ऐसी रखना चाहिए
ये देखिए, ये मैं बनाया ना, ये बंधे पर टिका है ना? कितना है? 2/3 1/3 जो है जो एरिया ओवर एम्बैंकमेंट पे, और 2/3 इन वाटर, पानी में 2/3 वाटर, ठीक है। और उनको खड़ा करने के लिए नीचे बांस की बल्लियां, ऐसे मोटे मोटे बांस के जो आधार मिले, ऐसे बांस के वो तैयार किए, लगाए। The roof of the duck house be made up of grass or tin and the floor with the bamboo strips. जो छत रहेगी उसकी, आजकल काफी आता है, आजकल फाइबर भी आता है। देखिए घास की जब टीन जल्दी गर्म हो जाता है, आजकल टीन को जो फाइबर लोग यूज करते हैं उसका, और जो तली है उसकी bamboo strip. The floor be with the bamboo strip of planks having free space of 1 centimeter. बांस की पट्टियां ऐसी लगाते हैं, और 2 बांस की पट्टियों में 1 सेंटीमीटर जगह छोड़ देते, ताकि जो बत्तख जो भी खाएगी वगैरह, तो बत्तख खाती का में गिराती ज्यादा, तो वो पानी में गिरता रहे, ठीक है। उसका मल मूत्र जो भी है वो जैविक उत्पादकता बढ़ाता है। काउडंग मतलब गोबर की खाद की भी जरूरत नहीं, वो आपको मिल रहा है, आपको फास्फोरस मिल रहा है, उसमें नाइट्रोजन मिल रहा है। मैंने बोला था ना, जो इनके विट्स में ही मैं 0.338% फास्फोरस है और 0.9% नाइट्रोजन, वो इसी से साल भर में वो इकट्ठा होता रहता है, वो आपको अलग से दाने की जरूरत ही नहीं, इसी से मिल रहा है। और जिससे जब जैविक उत्पादकता जो मतलब तालाब की इतनी बढ़ जाती है कि आपको परिपूरक आहार देने की जरूरत है। जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वही उसी पर आप पाएंगे, सारी की सारी मछलियां, बत्तख जहाँ बाड़ा रहेगा वहीं के तालाब में वहीं पे आके रहेंगी, वहीं रहती है। ये जगह क्यों छोड़ी? सो दैट ड्रॉपिंग एंड डक फीड वेस्ट, उसका मल मूत्र और डक फीड वेस्ट should fall directly in the pond, तालाब में जाए। The duck house should permit the space of 0.3 to 0.8 per square meter। हर एक बत्तख कितना चाहिए, कितना लगभग लगेगा? एक बाड़े में कम से कम 0.3 से 0.5 स्क्वायर मीटर प्रति बत्तख के लिए आपको जितना जगह रहती है उतना आपको उतना बड़ा रखना है। फिर आने के लिए रास्ता भी है? और ये रचना ऐसी है, देखिए। अच्छा, साइड में भी देखिए, इसमें भी स्पेस बनी हुई है, इसमें भी, ताकि हवादार रहे हो पूरा। अब होता क्या है, इसकी सुरक्षा बहुत, जिस बंधे पे टिका है ना उसको आपको वायर फेंसिंग करना पड़ेगा। जैसे आवारा कुत्ते सारे सब हमारे एक बार शुरू किए थे, कुत्ते हमारे पॉन्ड के कुत्ते, उन्होंने सब बत्तख फिर सांप वहां भी आते रहते हैं, सांप पानी के सांप रहते हैं, उसका भी सुरक्षा आपको करना पड़ेगा। हमेशा सफाई मेंटेन करना है, चूना डालते रहना है बंधे पर भी पूरा अच्छी तरह से, ताकि अच्छा कटीला वायर भी हो तो अच्छा है। ऊपर से आप जो बत्तख के जो बाड़े के ऊपर आप बेल लगा दीजिए, लौकी लगा लीजिए, नेनुआ लगा लीजिए, जो भी बंधे पर, और दूसरे बंधे खाली रहेंगे वहां पे पपीता लगा दिया आपने, परवल लगा दिया, आप सो रहे हैं वहां से, नींद आ रही है आपको रात में ज्यादा जगह है क्या, ठंड ज्यादा लग गई लगता है, तो आप ये भी आर्थिक दृष्टिकोण से आपको फायदेमंद है। ये देखिए बत्तख के चूजे ऐसे आए बैंगलोर से, एक दिन पुराना चूजा है बैंगलोर से। हम लोग कार में लेके जाते थे, जीप वगैरह वैन में लेके आते थे, सीधे किसानों को दिए। ये सब तो ये देखिए, अब इनके लिए प्रबंधन में
किसानों का तो जाता है, लेकिन उनको वहाँ उनके यहाँ हमारे यहाँ बांटने के पहले वो उनकी आदत है जो कि एक दूसरे पर चढ़ते रहते हैं, तो निगरानी रखना पड़ता है हर एक को अलग अलग। ऐसा ड्रिंकर और फीडर ये है, ऐसा ही खाने और पानी की व्यवस्था, बल्ब रखना चाहिए। जाड़े के दिन में तो ठंडा है तो बहुत, हम तो हीटर वोटर लगाते थे और 200 वाट का बल्ब और हीटर वोटर भी लगता था ताकि उनको ठंड के मारे मरे नहीं। ये देखिए, विश्वास मानिए वो एक दिन पुराना चूजा था और एक महीना 10 दिन में इतने बड़े हो गए। आप सोचिए कितना बड़े विलक्षण, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। वही है जो कॉस्ट रहेगा वो चूजे को पालने, एक बार वो बड़ा हो जाए ना, इतना एक महीना आपको केयर करना, बाकी अपना खाना खुद ढूंढ के खाते हैं, ठीक है। और सब ट्रेन है, एक आवाज आप बोलते सब आ जाते हैं। जो पालता है वो बड़ा ट्रेन हो जाता है, उसके साथ आगे पीछे जैसे महावत रहता है या बैक पाइपर जलाते हैं, सब लोग वो उसी के पीछे आते हैं। इसको खाना में क्या देगा सर? हाँ, दे रहा हूँ बता रहा हूँ। ये देखिए अंडा, लगभग 1.5-2 महीने के बाद अंडा देना स्टार्ट कर देते हैं। अंडे का आकार थोड़ा सा बड़ा, एकदम आप पाएंगे कि मुर्गी के अंडे जैसा ही है। इसका आमलेट भी खिलाए लो, कोई फर्क नहीं, पर थोड़ा कभी जो पानी की जो गंध आती है ना वो थोड़ा आता है, लेकिन बिल्कुल आपको फर्क नहीं कर पाएंगे कि मुर्गी का अंडा है। अरे कई लोग तो मुर्गी का अंडा मान के इसको, जिसका ज्यादा वो, कभी कभी बत्तख का अंडा उधर ज्यादा पॉपुलर है, वो महंगा मिलता है, यहाँ पे मुर्गी का अंडा ज्यादा प्रचलन है, तो ये बत्तख के अंडा मुर्गी का अंडा बनाकर भी बेच देते हैं लोग। ये देखिए बड़ा होता है, बड़ा बड़ा के अंडा ज्यादा मिले। ये मुर्गी का साइज चाहिए। अच्छा, अब आता है स्टॉकिंग का। देखिए, अबाउट 200 to 300 2 to 3 months old ducks per hectare of the fish pond area should be recommended. एक तालाब में 200 से 300 3 महीने पुराने, हाँ, ओल्ड डक्स। हालांकि ऐसा नहीं, किसानों तो एकदम से डाल देते थे पॉन्ड में, पानी दिखा देते थे। अब इसमें क्या है, ये कह रहा है कि 3 महीने तक उसके बाद पानी में उसको छोड़ना, ऐसा नहीं करते। पर हेक्टर, अगर 1 हेक्टर का तालाब है तो आपको 200 से 300 बत्तख लगेंगी। शुड बी रिकमेंडेड द डक फीड कंप्रेसर। देखिए डक का खाना क्या है, आजकल कमर्शियल भी मिलता है, ठीक है ना, मतलब बाजार में जो पोल्ट्री का खाना होता है, राइस पॉलिश एंड पोल्ट्री फीड, बस इसमें पोल्ट्री फीड रहता है, उसमें आपको राइस पॉलिश मिलाना, जिसका 2:2 ये अनुपात 2:1, मतलब राइस पॉलिश 2 रहेगा, 1 हिस्सा डक फीड रहेगा, आपका पोल्ट्री फीड रहेगा। एम्पल अरेंजमेंट ऑफ वाटर, पानी काफी जरूरत है, ठीक है। एडेक्वेट नंबर ऑफ डक फीडर्स एंड ड्रिंकर्स, जो उसका उपकरण दिखाया ना खाने पीने का, ऐसा वैसा नहीं चल करते। वैक्सीनेशन ऑफ बर्डनेस, यहाँ पर एक वैसे देखो मुर्गी और इसमें ये फर्क है, बत्तख एक सदृढ़ जीव है और मुर्गी में अचानक कैसे वायरस आ जाएगा, एक रात में सब खत्म। अब बत्तख को ज्यादा सदृढ़ है, हेल्दी है, आपको एक बार वैक्सीनेशन, उसको लूज मोशन का रहता है, उसको आप इंटरफेनॉल वगैरह का आप इंजेक्शन दें, एक बार वैक्सीनेशन करें, ठीक रहेगा। अब फिश डक फार्मिंग दी पॉन्ड्स, अब देखो हमने कितना, एक तालाब में हम जैसे किसानों को नॉर्मली जब शुद्ध मत्स्य पालन करना तो हम बोलते हैं कि 1 हेक्टर में 5 लाख,
मंगरेज के बच डाले। कौन होगा बोला बोलते सब स्टॉकिंग बेधड़ था। लेकिन उतना एरिया भी तो चाहिए आपके पास। ये मान के चलिए कि अगर जितना ज्यादा स्टॉक करेंगे उतनी ग्रोथ कम मिलेगी। हम तो 5 से 6 है, चलो हम थोड़ा ये कहते हैं चला थोड़ा सा बढ़ा दें। हम इस बत्तख से मतलब 6,000 से 8,000 फिंगर में अंगुली का मछली पर हेक्टर, हाँ। स्टॉकिंग ऑफ 200 to 300 just per hectare के हिसाब से 200 से 300 should be shown water in the pond after the fish seed acquire the size of 10 centimeter above the pond। ये आपने पूछा था कि बत्तख खाती नहीं क्या मछली? जी जी मछली के बच्चे ऐसा माना जाता है, हालांकि खाती नहीं। यहाँ के किसान, हम लोग का एक्सपीरियंस है, हम बोलते हैं कि भाई उसको पानी बाद में दिखाना। एक बार मछली के बच्चे 10 सेंटीमीटर के ऊपर हो जाए तब बत्तख पानी में डालो तो चोट में आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन खाती नहीं ऐसा। अरे किसान वाले तो एक किसान अपने आप में आविष्कारी किसान है भाई। तो अब सुनिए, वो बच्चों को खाने के लिए तो सर महंगा पड़ रहा है बहुत। अरे क्या करते हो यार, वो क्या खिलाते हो? तो बोले हमने बदल दिया खाना उसका। क्या क्या दे रहे हो? बोले आटा और वो उसमें अरुई, जानते हैं अरुई के पत्ता रहता है, अरुई 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 मतलब डंठल और उसके समेत नीचे अरुई के साथ डंठल का पत्ता उत्ता उबाल करके अच्छे से, ताकि उसमें जो लगता है वो निकल जाए, थोड़ा चूना डाल के उबाल दिया। वो आटे में गूंद दिया, आटे में गूंद के छोटी छोटी लोई बना ली, छोटी छोटी, और वही बच्चों को खिलाया। आप क्या मानेंगे, बाहर के खाने से सस्ता तो इतना बन गया और आप स्टॉक भी कर लिए उसको, बाहर के खाने की जरूरत वही खिलाते थे और एकदम एक्सेलेंट ग्रोथ बच्चों की, उसमें भी बचत करी। तो हर एक किसान अपने अपना दिमाग, उसके पास जो संसाधन है। अरे कई लोग तो जो खाने पीने का, आप लोग देखिए गांव घर में देखे होंगे जहाँ एक सीमेंट का या कुछ पत्थर का एक जहाँ खाना बर्तन धुलता था, उसके ऊपर वहाँ पे पानी मिला के खाना उसी में टैंक में जाता। दूसरे जो आता था आदमी, ये पूरा जो है किचन वेस्ट पानी के साथ वो ले जाता था, जानवरों को खिलाता। ये अभी भी शहर में हाँ, कोई चीज वेस्ट ना जाए और आप अपना जो खर्चा उसके ऊपर पड़ता है बचा सकते। तो अपने आप में आविष्कारी रहना जरूरी। कहाँ मुझे अपनी बचत करनी है, ये किसान को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, about 10,000 to 15,000 kg dropping and the waste per year enormously increase the production। लगभग 10 से 15,000 kg ड्रॉपिंग मलमूत्र से विष से जो पड़ता है पॉन्ड में, और जिससे जैविक उत्पादकता जो है बहुत बढ़ जाती है तालाब की, और उतने प्लवन भी बढ़ेंगे। फिश ईट डक फीड शहर वेस्ट डायरेक्ट एंड आल्सो कंज्यूम एनरिच प्लांट। 50 लीटर में डब्बा शहर में मोटर मिला। अब मछली को क्या खाने को मिलता है? अपन गाय के लिए ले जाए। एक तो जो बत्तख अपना खाती है तो आधे आधे गिराती है, तो वो भी मछली खाती है। फिर उसको जो कीड़े मकोड़ेंगे वो भी गिराते। तो आपको परिपूर्ण आहार देने की जरूरत नहीं है। आपने कहाँ का बचा लिया? आपने जो आपको 70% लागत लगती थी परिपूरक आहार मछली की, आपको देने की जरूरत नहीं। फिर आप वो खनिज लवण डालते थे, फास्फोरस या नाइट्रोजन, वो भी डालने की जरूरत नहीं, वो भी बचा लिया आपने। नो नीड ऑफ एनी सप्लीमेंट्री फीडिंग। यहाँ पे मछली को परिपूरक आहार देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शुद्ध लाभ आपने 70% को कमा लिया आपने ऐसा। फीडिंग टू द फिश, so also no need of application of organic fertilizer। ना फर्टिलाइजर मैनोर के लिए फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ी आपको, ना आपको परिपूरक आहार की जरूरत पड़ी। तरीका अब देखें, करता है तब हम ये कम से कम मान रहे हैं, प्रोडक्शन कम से कम मान रहे हैं।
हमने कितना हजार डाला था? नहीं, 6 से 8 हजार मछली के बच्चे। 4000 kg। हम लोग कम से कम बोलो 4000 किलो मछली। 4000 किलो हम कम से कम मान रहे हैं, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आपको और ज्यादा लागत नहीं, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और सप्लीमेंट्री फीडिंग ऑफ फर्टिलाइजर। ये तब इतना शुद्ध उत्पादन है जब आपको परिपूरक आहार आपको देने की जरूरत नहीं पड़ी, ना आपको फर्टिलाइजर देना पड़ा। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ 18,000 एग, कम से कम 18,000 अंडे। प्रोडक्शन ऑफ 500 kg ऑफ डक मीट। ये मछली बत्तख का जो मीट काफी कॉस्टली है, कभी दिनाजपुर वगैरह कभी भ्रमण के लिए जाना पड़ेगा। एक 5-5 किलो का एक बत्तख का फीदर ऑन, मतलब पंख है, वो करीब 1500, 2000, 2500 ऐसा बिकता है। कहाँ पर? ये दिनाजपुर में बंगाली गांव है, आपके भ्रमण 20-25 किलोमीटर ले जाता है? हाँ, ले जाएगा भ्रमण में ले जाएगा। ये आपको यहाँ पे भ्रमण ले जाएंगे ना, देखो कहीं भ्रमण होगा आपका। हाँ भरमन है सर, बत्तख घोड़ा हाँ, हाथी सब आपको होता है। 500 रुपये वहाँ किलो पे किलो हर बता किसान के पास आपको देखो तालाब है, बत्तख का घर केजी है। ऑफ डक और जितने हम लोगों ने तैयार किए 200 किसान, वो अपने आप में ऐसे लाजवाब है कि क्या होता है। ये एक्टिविटी जो हम लोगों ने की प्रोजेक्ट में, ये इतना सर्वे किया था हमने। नंबर ऑफ फार्मर देखिए, लगभग 200 के थे। नंबर ऑफ 60 हम लोगों ने चुने फार्मर में। 2006, 7, 2008 इस तरह से हमने चुना। डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ये सब थे। और इनडायरेक्ट, अच्छा इनडायरेक्ट बेनिफिट नीचे होते हैं, देखा ये किसानों ने फिर जो इनके बत्तख है जो होते थे दूसरों को भी देना शुरू कर दिया। इनडायरेक्ट हमने जो चुनाव तो किया था, उनके अलावा जो इनडायरेक्ट बेनिफिट किसानों ने दूसरे किसानों को डायरेक्ट प्रोडक्ट्स। समझ आया? बंगाली दादा है। सब चीजों ने जो ये देखिए मछली के बच्चे, ऐसे उन्नत बच्चे देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े कटला, लेबियो, रोहिता, रोहू और नैन, फिर ग्रास का, चिल्लो का, कॉमन का, ये बच्चे इतने बड़े बड़े बच्चे दिए थे। एकदम नॉमिनल कॉस्ट थे, 20 रुपए 1000। ये देखिए किसानों को इस तरह से मछली के बीज सप्लाई किए। ये देख बत्तख डिस्ट्रीब्यूटर, ये फार्मर है, ये सोनार भी है, ये मंडल नाम है इसका। उस समय कुलपति थे वाइस चांसलर, और हम दोनों का कंबाइंड प्रोजेक्ट था। ये सुधाकर मिस्त्री ये है, अच्छा फार्मर। पहले ऐसा ही मकान था, अब वो सीमेंटेड मकान। अब हम लोग से जुड़ा तो इतनी आमदनी हुई, फिर उसको हमने कर्ज भी दिलवाया बैंक से, काफी अच्छा पक्का मकान हो गया। अच्छा इसको मिला है शरद पवार से प्राइज। सुखरंजन मिस्त्री कालीनगर गांव का है। वो मंडल जिसके यहाँ दिखाए थे, ये बाड़ा जो है हर एक यहाँ जाके मुझ में दिए, हर एक को बाड़ा, हर एक को। हमारा 2004 का फोटो है, 5 उस टाइम में जवान
ये हमारे रिसर्च स्कॉलर जाके पानी की जांच वगैरह सब डाला। ये देखिए, अब आपको और विशेषता बता आपको। अभी थोड़ा सा टॉपिक हम बदलते हैं, ठीक है। मछली जो है काफी उपयोगी है स्वास्थ्य के लिए। किसी डॉक्टर के वैद्य के जाएंगे तो बोलेगा मछली खाई। और मछली में ऐसे गुणधर्म होते हैं, मछली खाने में आसान, पचाने में आसान। हम कुछ सवाल पूछते हैं आपको। चिकन जानते होंगे, चिकन मुर्गी कितने दिन में बन जाता है, पक जाता है? 20 मिनट में। हाँ? कितना देर में बनता है? कितना दिन में बन जाता है चिकन? आधा घंटा पौने घंटा। चिकन करी बनाना हो कितना देर लगेगा? 45 मिनट। 40-45 आधा घंटा। तुम हंस रहे हो, मीट कितना देर लगता है? उसमें 1.5 घंटा। बकरे का? बकरे का से ज्यादा लगेगा। ओ सवा घंटा कम से कम। एक से अरे, 1.5 घंटा। वो गलने के लिए 3-4 घंटा करना पड़ता है। सही से गलेगा तब। कुकरे में मछली जल्दी बनाने होता है। में? हैं? 20 मिनट वो तो फ्राई हो गया फिर हो गया। मछली में क्या है? फ्राई पैन लो, बस तेल डालो, आमलेट जितना मछली। अब ये नहीं कि मैं मछली पकड़ने जाऊंगा। आपके पास सब रेडी होना चाहिए। मछली है, तो जितना मसाला वसाला है, लगाया, तेल किया, और फ्राई पैन में थोड़ा तेल डाला, हाँ गरम किया, डाल दी मछली। 2 से 3 मिनट। काफी जितना है। दिन आमलेट बनाना उतना दिन। आमलेट से भी कम यार। आमलेट से कम में हो जाता है। एक साइड का है, एक साइड पक गया, दूसरा पलट दिया और फिर ला ली। 4-5 मिनट में 2 मिनट। हो गई मछली तैयार। भाई क्यों ऐसा ऐसा काहे है? ये इतना फर्क कैसे क्यों है? सॉफ्ट मीट का फर्क। मुलायमपन है इसमें। देखो, अगर इसकी प्रोटीन की रचना देखी जाए, ठीक है ना, तो प्रोटीन जो मछली का रहता है, इसमें एक गांठ, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और चिकन में 2-4 गांठें होती है, और मीट में 7-8 गांठें होती है। साधारण तापमान पर, नॉर्मल टेम्परेचर में ये गांठें खुलने में देर नहीं लगती। जरा सा मछली थोड़ा गर्म की खुल जाती है, इसमें तो जल्दी पकता है। जितनी ज्यादा गांठें होंगी, जितनी जटिलता होगी प्रोटीन में, उतना ज्यादा समय लगता। इस वजह से मछली बनने में आसान, खाने पचाने में। अब आप पचाओ, एक बार खा लो मछली ना, तो आप खाओगे, तृप्ति से खाओगे, दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चिकन और मीट खा लो तो प्रॉब्लम हो जाता है पचाने में। तो मछली में खाने में आसान, पचाने में आसान, ठीक है। जो इसका सबसे बड़ा गुणधर्म है कि एक ही गांठ रहती है, इसके लिए अभिशाप भी है। अभिशाप कैसे? आप चिकन रखो, मीट रखो, मछली, माँ किसका है? सबसे पहले सड़ने की प्रक्रिया मछली में शुरू हो जाएगी। मछली ताजी ही रहती, नहीं तो चलता नहीं। चिकन आप रह सकते हो 1-2 घंटा, मतलब आराम से लेके, वो देखते नहीं साइकिल पे बांध रहता मुर्गा, चलाते रहता है मीट को। मछली की सड़ने की प्रक्रिया 20-25 मिनट में शुरू हो जाती है, 20 मिनट में। इसी तरह से, इसी वजह से पाओगे जहां जहां मछली पालन होता है, वो जो लोग ले जाते हैं उसको मछली के तालाब से, वो अपने साथ बर्फ लेके आते हैं।
बर्फ लेके आते हैं तो मछली को सुरक्षित रखा जाए। तो बर्फ का एक लेयर बर्फ, एक लेयर फिश, सर इधर, मुंड इधर, टेल इधर, फिर दूसरा बर्फ का, फिर सर इधर, मुंडा इधर, इधर, ऐसा अल्टरनेट करते ताकि जो टेम्परेचर है कोल्ड का 5 डिग्री के लगभग आ जाए। और इस तरह से मछली कम से कम 10-15 घंटा 10 घंटा सुरक्षित रहते हैं। तो डोर टू डोर जाके सेल करना है या मार्केट में जाना, कहीं भी जाना है, आसानी से जाना बड़े आवश्यक है। सबसे बड़ा चैलेंज मछली को सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखा जाए। इस सर्दी की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू होती है। और क्यों? कि मछली में पानी है, लगभग पानी ज्यादा होने से इसमें जीवाणु का, बैक्टीरिया का प्रकोप जल्दी होता है। ठीक है, इसलिए सड़ने की प्रक्रिया जल्दी से मछली हो जाती है। मछली की सड़ने की प्रक्रिया रोकने के लिए काफी आजकल जो है विविध तरह से कुछ शास्त्रीय पद्धति है जिससे मछली आपको लंबे समय तक चले। वो है नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, या बताऊंगा इसके बारे में आपको बाद में। मछली को अगर सुरक्षित रखना है तो 2 चीजें आवश्यक, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या तो खूब गर्म करें या तो खूब ठंडा करें। फ्रीजिंग, हॉट एंड कोल्ड। कोल्ड मतलब फ्रीजिंग, हॉट मतलब गर्म कर लो। अब कोल्ड कर लेते हैं, कोल्ड में 3 है। वो इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ फ्रीजर है, तो हमारे वहाँ से भी एक लैब है हमारी, देखिएगा आप। फ्रीजिंग 2-3 तरह के फ्रीजिंग होते हैं। एक आइसिंग, आइसिंग मतलब बर्फ दिखाना, 2:1 आइसिंग कर दिया, जिसमें आपका उद्देश्य रहता है तापमान 5 डिग्री हो जाए। 10-12 घंटे आप रख सकते हैं, 6 घंटा तो मिनिमम मान के चलिए। और फिर बाद में आप बदल भी सकते हैं पानी, तो थोड़ा ज़्यादा 10 घंटा, 6-7 घंटा आप मान लीजिए, 10 घंटे। दूसरा स्लो फ्रीजिंग। स्लो फ्रीजिंग मतलब आपका उद्देश्य होना चाहिए कि तापमान 0 से लेके -8 डिग्री सेंटीग्रेड, -8 निगेटिव, 0 से भी कम, 0 से -8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें आपको कम से कम मछली जो है 1.5 महीना, 2 से 3 महीना तक सुरक्षित, 3 महीने फ्रीजर। उसके बाद है एक्यूएफ फ्रीजिंग, इंस्टेंट क्विक फ्रीजिंग, जिसमें आपका उद्देश्य रहता है -8 से लेके -18, -20, -30, -40, -50, -80, ऐसे सब फ्रीजर है हमारे पास है। -18 का है, -20 का है, -40 का है, -80 का भी फ्रीजर हमारे पास। इसमें मछली आपको कम से कम 6 महीने से लेकर 3 साल तक सुरक्षित रहेगी। आपको विदेश भेजना तो ऐसे ही आपको कोल्ड चेन में भेजना पड़ेगा। जहाज में भी जाएगा तो जहाज में भी आपको फ्रीजर में डाल के जाएगा, लोड होगा, फ्रीजिंग कंडीशन, जाएगा भी विदेश में। इंडिया में काफी डिमांड है ना भाई। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि जितने भी निर्यात हमारे खाद्यान्न के निर्यात है, क्या क्या भारत से निर्यात होता है? गेहूं, दलहन, सब जा रहा है। अंडा, चमड़ी, सबसे ज्यादा जो है आमदनी आपको मछली की होती है। मछली या मछली के उत्पाद, या तो मछली या मछली के उत्पाद। भारतवर्ष को आज के रेट में लगभग आपको 50,000 करोड़ रुपया सालाना आमदनी देश से बड़ा 50,000 सालाना सिर्फ मछली से। मछली सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा पैसा मिलता है मछली के लिए। यू मस्ट बी नोन अबाउट दैट। 2008 में कितना था बेटा मालूम है? 8,000 करोड़। आज ये 16 साल में हो गया 50,
हजार 1000 करोड़। निर्यात की क्वांटिटी में थोड़ी बहुत कम ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा उछाल नहीं है, लेकिन प्राइस में आज इंडिया भारत अग्रणी है मछली और मछली के उत्पादन में। ठीक है। दूसरे, ये तो क्या फ्रीजिंग की बात। हॉट में भी 2-3 तरह के होते हैं। एक तो बॉइलिंग पॉइंट तक उबालना, ताकि सब बैक्टीरिया जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, हर लोग करी खाते हैं तो बैक्टीरिया निकल जाता है। दूसरा है फ्राई कर लिया, फ्राई किया हुआ भी आइटम ज्यादा नहीं होता। और तीसरा है स्मोकिंग मतलब सुखा के सिगरेट। नहीं, सुखा के स्मोकिंग मतलब धुआं दिखाना, हाँ। भूनना। हाँ, वही सुखाना। भूनना, मछली को भूना जाता है, जैसे मुर्गे को भुना नहीं जाता है तंदूर में। ऐसे भून। आप एक उदाहरण देता हूं, भुनना क्यों जरूरी है। भुनने की वजह से भी जो उसकी शेल्फ लाइफ है बढ़ जाती है। अब आपको उदाहरण देता हूं, आपको बैंगन जानते हैं? बैंगन उबाल के भी भरता बनता है और भून कर भी भरता बनता है। तो किसमें स्वाद अधिक आता है? भुना हुआ में, सुखा के। हाँ? भुना हुआ में। भुना हुआ। हाँ, ठीक है। क्यों? उसमें पानी की मात्रा कम हो जाता है। उसमें एक रसायन होता है जिसका आवरण चढ़ जाता है। एक तो फिनॉल अल्डिहाइड का आवरण हो जाता है, जो भूनने के बाद जो भूरे रंग का दिखता है वो आवरण है। इसकी वजह से एक सौंधी खुशबू भी आती है, और इस आवरण की वजह से मछली जल्दी खराब नहीं होती। चाहे मछली, मुर्गा, ये सब यही आवरण रहेगा। स्मोकिंग कहते हैं इसको, मतलब आपको ये भूनना। ऐसे कई सारे भूनने के प्रकार हैं। आप क्या क्या भून कर बना सकते हैं बताओ? गेहूं, ज्वार, हाँ? मक्का, हाँ, शकरकंदी, आपके टमाटर, चोखा, लिट्टी। मैंने तो लेती है आगे ना लिट्टी कई तरह का होला। सर भुट्टा। हाँ, भुट्टा। लिट्टी भी कई तरह की होती है, आप जाओगे तो। है ना, लिट्टी तो लिट्टी है, सब्जी भर के। बलमवा लिट्टी, सजनवा लिट्टी, उसमें जो है खोए वगैरह था, खोया से भी बनते हैं, लंबा लंबा लिट्टी बनाते हैं हम लोग। क्या काफी प्रचलन है हमारे गांव के। बलमवा लिट्टी, सजनवा लिट्टी लागी, आज शनिचरवा लिट्टी लागी। हाँ, तो लिट्टी चोखा ये बिहार का आइटम है। नई दिल्ली में आपका प्रदर्शनी थी, विज्ञान प्रदर्शनी, तो बिहार का भी लगा था, और लालू जी आए थे। अरे आओ लिट्टी खा जाए, वो पूरा इस तरह से लिट्टी, जैसे ये बलम वाली लिट्टी सही ना, हंसने लगे। कहाँ खाते? उनको बताने वाला जो एक मेरे साधु से लड़का था, होटल मैनेजमेंट किया था। बोले हमारे नाना बनावत रहे, हमारे बाबा बनावत रहे, उनके हाथ का लिट्टी तो उस समय कलेक्टर एसपीओ खाते थे। बलमवा, सजनवा लिट्टी, लिट्टी का प्रचलन। अच्छा, ये तो है। ये सब प्रक्रिया द्वारा मछली की गुणवत्ता तो अच्छी रहती है और लंबे समय तक टिकी रहती है। दूसरे, मछली के उत्पाद। कई लोगों को संकोच रहता, थोड़ा सा झिझक रहती कांटे उठे की। मछली से कई उत्पाद बनते हैं। यहाँ पर भी प्रयोगात्मक होगा आपका। ऊपर हमारे स्टूडेंट्स हैं, नीचे महिलाएं थे। ये विंध्याचल था, गोपाल हमारा हेड कुक था, पहले रिटायर हो गया। तो किसानों की महिलाओं के लिए ट्रेनिंग,
लैब में तो करवाई है, उनके फार्मर के जहां जहां हमने किया था वो उनके यहाँ भी आप ताज्जुब करेंगे। मछली के कटलेट, मछली के पकौड़े, वो सब वो स्लाइड नहीं दिखाएंगे कि आपको खिलाने को मिलेगा यहाँ होगा। मछली का चार, मछली का समोसा। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे विद्यार्थी हमारे हैं, अतिशोक्ति नहीं, पूछ लेना किसी पाने भाई, आपको हमने ग्रेजुएट बना दिया, स्नातक बना दिया। सरकारी नौकरी लगे ना लगे, आप अपने आप में तो समर्थ होना चाहिए ना कमाने के लिए। अरे मुझे बताइए, सरकार कितने लोगों को नौकरी देगी? कहाँ है इतनी नौकरियां? मरे पड़े नहीं है। आज आवेदन आता है एक पोजीशन, क्लर्क के पोजीशन के लिए पीएचडी वाला अप्लाई कर रहा, हजारों एप्लीकेशन। तुम पढ़े हो यार, स्वरोजगार खुद। अगर आदमी हर व्यक्ति हर युवा अगर ये समझ ले, जरा सा मेहनत, जरा सा दिमाग की आवश्यकता है। वी आर हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना से भी हमारी अमीर लोक संख्या ज्यादा है, पर इस देश में इतनी शक्ति है, इस देश में इतना हुनर है। यहाँ के लोग देखो बाहर विदेश में जाके कितना नाम कमा रहे। टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया के, पूंजीपति टॉप इंडिया के, हर कंपनीज में इंजीनियर्स डॉक्टर्स भरे पड़े हैं। हमारे पास विद्या की एक कमाई है, एक हुनर है। सबसे युवा राष्ट्र है हमारा। कोई भूखे नहीं मरेगा भाई। वो दिया है ना, जन्म दिया ना, बोले कोई भोजन भी देना प्रबंध करेगा। लेकिन आपको मेहनत, एक संकल्प लेना। अब इन बच्चों को देखो, हम ये तभी मानेंगे कि सक्सेसफुल है कि अपने आप में अपना स्वयं रोजगार कर सकते हैं कि नहीं। दो मॉडल है हमारे। 3 साल तक पढ़ाई होती, चौथा साल भ्रमण होता है और एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग। एक्सपीरियंशियल तालाब, वैसे तो पहले साल ही तालाब दे देते हैं बच्चों को, तुम लोग मैनेज करो, तुम लोग खिलाओ पिलाओ, अपना खुद करो, जो कमाई होगी तुम्हारी, ऊपर से हम संसाधन देंगे। वैसा 4th ईयर में भी देते हैं, 6 महीने के लिए साल दिए, 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए देते। दूसरा है मछली के उत्पाद बनाओ। विश्वास मानिए, उत्पाद जो होता है, बच्चे अपना अपना रेसिपी बना रहे हैं। आज ताज्जुब करोगे, इतने 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 प्रोडक्ट बना रहे थे। मछली के कटलेट, पकोड़ा, क्या मछली के नूडल्स, मछली का सूप, मछली का अचार, फिश में मोमो, मछली के मोमो, फिश शेजवान, फ्रेंच डिशेस बना रहे हैं, अमेरिकन डिशेस बना रहे हैं। और मार्केट सिर्फ 15। हम गाड़ी लेके जाना तो जाओ, वैन लेके जाओ, बेचो मछली के उत्पाद सब। कई लोग ट्रेनिंग करके कर दिए हैं अपना शुरू। रुद्रपुर में जाओ, हर नुक्कड़ में आपको मछली के सब प्रोडक्ट मिलते हैं, अच्छी कमाई करते हैं। हम वैन लेके देंगे उनको, तो जाए अपना मछली लेके। यह फैकल्टी बंदी, एक हॉस्टल 500 कटलेट का डिमांड है। आपको विश्वास, प्लीज विश्वास मानिए इस बात। एक सेमेस्टर होता है 6 महीने का। हर बच्चा कम से कम 40,000 रुपये प्रॉफिट लेके जाए, जबकि मछली तो यहीं पे बेच। अब क्या दिमाग है आपका। रेसिपी खुद बनाते हैं अपनी, हमने बस फ्री हैंड दे रखा। बस हाँ, काम करना है, हर रोज हाजिरी लगी, छुट्टी के दिन भी आपको आना है, काम पड़े। लड़कियां हैं हमारे यहाँ, कोई शर्म नहीं करते। लड़कियां भी जो जाती हैं तालाब में, खुद नेटिंग करती हैं। लड़के नेटिंग करना, बनाना, लड़कियां बनाती हैं, बेचती हैं सब। आजकल लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई। ऐसे ही नहीं अग्रणी विश्वविद्यालय। तो अपने आप में स्वयं रोजगार, मछली के प्रोडक्ट,
वो तो है नहीं, क्योंकि औरतों को भी महिलाओं को हमने ट्रेनिंग दी वहाँ के, जो मछुआरे जो जिनके पास तालाब था, वो भी सब ये काली नगर है, जो आसपास के गाँव सब इन्होंने अपना धंधा कर लिया। इतना फायदा है, कोई मतलब आप जरा सा अगर थोड़ी अपनी बुद्धि लगाओ। अरे बिहार से कई लोगों का फोन आता था, सर कटलेट बनवाना है ना? उसने एक ने अप्लाई कर दिया बिहार गवर्नमेंट को, लोन भी सैंक्शन हो गई। आज उसका टर्नओवर देखो, कुछ नहीं तो यार मैं बता रहा हूँ, स्टेशन पे ही अगर आप ट्रेन से जा रहे हो, वेजिटेबल कटलेट 35 से 40 रुपए में देता है, एक कटलेट देगा और 2 स्लाइस ब्रेड देगा, 50-60 रुपए लेता है। हम 20 ग्राम के कटलेट का हम यहाँ पे क्या दाम लगा रहे मालूम है आपको? 15 रुपया पीस, अब बढ़ा के 20 रुपया दिया। हाँ बनाते हैं बच्चे, अब कटलेट को काट के उसमें लपेट देते हैं। नहीं कटलेट दे रहे हैं उनको, कैसे बनाना है सर? हाँ तो आपको बनने सिखाएगा। आप देखो इसमें मछली के उत्पाद है, प्रैक्टिकल है। आप अचार, मछली की कटलेट, फिश बॉल्स भी हो, फिश बॉल्स सब कौन दिन की है आप स्वाद आएगा आपको, मजा आएगा। ठीक है, आप लोग खुद का वैसा कर सकते हो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। आप अपना वैसा करिए, देखिए कितना फायदा है इसमें, काफी लाभप्रद वैसा है। कई तरह के आप देखो, मोमो खाए हो ना? यस सर। क्या है मोमो भाई? मोमो क्या कैसे बनता है? स्टीम में सर। मैदे का अंदर वो डालकर उसमें अंदर सब्जी उब्जी स्टीम कर गया। हाँ मोमो हमारे देश में जहाँ जहाँ चावल ज्यादा होता है, विगत कई वर्षों से बनता है। पूरे देश में बनता है, नाम अलग अलग है, खास करके इस सीजन में। हाँ इस सीजन में सर देखो हम लोग क्या चना की दाल की पीठा गोटा, हाँ सब दिन बनता है। क्या है झूठे मामा मामी हमारे देखो जहाँ जाओगे देश के हर हिस्से में बनता है पीठा गोटा। आप केरला में जाओ, केरला में हर जगह बनता है। हमारे पास ये अपना बिरादरी का मिल गया है सर, कुछ सिखा के गया हमें। वही ठीक बोलता है। हाँ बिहारी ने काट कर तो बाहर जगह बनने लगा। जर्मनी का आपको इडली, स्टफ्ड इडली मछली के बनाए बच्चों ने, चीला, पपरे में भर के। हमारे पास मशीन है जो हमने जर्मनी से मंगाई, दालो मछली काट के, कांटा अलग गूदा अलग, वही वाला और जो कीमा निकलता है क्या आलू डालो, सोना निकाल लो, कटलेट बना लो, ये बना लो, वो बना लो। लेकिन वो बच्चों को हम बोलते देते नहीं, वो अपना सादा जो आप खुद कर सकते हो। एक तो वो मशीन है, उसकी कैपेसिटी है 500 kg पर घंटा। हाँ अभी अभी मशीन स्टार्ट करने में तो मछली पता ही नहीं चला, इन लोगों को तो 1-2 किलो बना के 4-5 किलो में बेचना। ये उबालते हैं मछली को, कांटे अपने हाथ से निकालते हैं, उबाल दिया, कांटा निकाल दिया, फिर उसमें जो भी आपको डालना है रेसिपी में आप डालते हैं, ऊपर से गूंजते हैं, बनाते हैं। देखिएगा आप लोग दिखाया जाएगा, काफी लाभप्रद व्यवसाय है। ये भी एक दूसरा लेक्चर ले लिया मैंने आपको, बस तक समझ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चा आप ध्यान से बताओ कितना बजे बात में। थैंक यू, खत्म हो गया।
आपको इतना लाभप्रद वैसा है। आप थोड़ा नर्सरी के बारे में बोल दें। नर्सरी देखो, हमें ज़्यादा लंबा चौड़ा और लोग पढ़ा देंगे जी। थोड़े से मैनेजमेंट कैसे नर्सरी का होता है कि कैसे नर्सरी मतलब जीरा से हीरा बड़ा मार्केट तक ले जाने तक, सप्लाई करने तक, फिश स्ट्रीम तक जो प्रबंधन है। आजकल तो हैचरी है, दिखाया जाएगा आपको, लेकिन अभी तो जारी में बंद है। इसमें मछली को ब्रीड करते हैं प्रेरित प्रजनन से। नर मादा को एक टैंक में रखा जाता है। मछली को क्यों और हैचरी की जरूरत है? क्योंकि नैसर्गिक पानी में मछली का ब्रीडिंग होता है, लेकिन यहाँ पे आपने कन्फाइंड वाटर में जहाँ पे मछली पालते हैं तो ब्रीडिंग आसानी से नहीं होता। तो नर मादा को लेके आपको उत्प्रेरित हार्मोनल इंजेक्शन देके रखते हैं नर मादा को। फिर उसके अंडे होते हैं, अंडे से अंडे को एक बड़े टैंक में हैचरी में रखा जाता है, जिसमें पानी उनका नोजल से जाता रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है, ताकि वो फिर वो अंडे हैच होते हैं, उससे निकलते जीरा। ठीक है। अब जीरे को आप 3 दिन तक उसका या खाने की जरूरत, देने की जरूरत नहीं, फिर उसको आप नर्सरी में डालें। नर्सरी में खाना वाना देते हो आप। पहले आपको महुआ ऑयल के ज़्यादा लेते हैं, उसमें छोटे नहीं लेते। उसका भी रेशियो दिया है, बताएंगे लोग आपको। उसको बड़ा किया जाता है अंगुली का, जब तक अंगुली कायम हो जाए। 2 महीने के लगभग लगता है तुम्हें अंगुली। अब अंगुली काय से मैंने दूसरे उन्नत बीज बताया ना, एडवांस फिंगरलिंग। कई लोग तो अंगुली काय, कुछ लोग तो जीरा ले जाते हैं, लेकिन बेहतर है अंगुली काय है फिंगरलिंग। किसानों को ऐसा पॉलीथीन में पैक करके पानी वानी देके उसमें सप्लाई कर देते हैं। यहाँ से मछली के बीच पूरा ईस्टर्न यूपी, बिहार, नेपाल, पंजाब, हरियाणा खूब जाता है। यहाँ पे कैपेसिटी 2 से 4 करोड़ है प्रतिवर्ष इस हैचरी की। मैं यहाँ पे एकदम सर्टिफाइड, आप जैसे नहीं गवर्नमेंट वाले भी देते हैं ना, तो सर्टिफाइड नहीं रहता। रोहू के नाम पे कोई और दे दिया, यहाँ पे आपको सर्टिफाइड मिलेगा। ये रोहू मतलब रोहू, कतला मतलब कतला, समझ गए? यहीं से लेके जाएंगे। आपको जो कौन मछली पालन 3 लोग किए, कौन आप किए हैं? आप कितनी बड़ी मछली करते हैं, बेचते हैं आप? सर ऑलमोस्ट 1 केजी, सवा 1 केजी, सवा केजी। और आप? वही सर, एक सवा। देखो अक्लमंदी इसमें है, 1 किलो से 1 किलो तक मछली बेच। क्या फायदा 2-3 किलो बढ़ाने की, उतना आपको खिलाने को खर्चा लगेगा। जहां मछली आपको, आप उन्नत बीज का देख लीजिएगा, यहाँ पे एडवांस फिंगरलिंग का पूछ लीजिएगा। वैसे बच्चे तैयार कर डालेंगे और बेचेंगे तो भी आपको खूब फायदा है। देखिए मछली को 2-3 तरह वैसा है, खुद पालो या उसके बीज भी आप बेच सकते हो, मछली बेच सकते हो, मछली की उत्पाद भी लगा सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ। और आप नर्सरी बनाए, आपको सालों साल मछली कैसे मिलेगी? सालों साल। जब मैं आऊं तालाब में, मुझे मछली मिलनी चाहिए। कैसे मिलेगी? अपना सर नर्सरी रखना होगा। आपको बता, जैसे हमने पैरेलल, मतलब थोड़ा दूर दूर पे भी चलेगा, 3 नर्सरी पॉन्ड रख दिए, ठीक, 3 या 4, और 3 रीडिंग पॉन्ड, मतलब बड़े पॉन्ड जहाँ पे मछली को बड़ा किया जाता है। अब नर्सरी कैसे है? हमें जब मछली सालों साल कैसे मिलेगी भाई? मछली के ब्रीडिंग का सीजन होता है आपका, समझ लो जून जुलाई से शुरू होता है, सितंबर में। यस कमिंग। कौन किसान है आप? चाय आ गया। चाय इन लोगों के लिए जी। बस अभी मैं
खत्म करना हम लोग सर सही है सर, मन लग रहा है तो सर। कैसे किया जा सकता है कि सालों साल मछली कैसे मिलेगी? आपने 3 या 4 महीना जैसे आप ब्रीडिंग कर सकते हैं। जून से शुरू कर तैयारी करें, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आपने 4 नर्सरी सेलेक्ट की, छोटी छोटी। पहले में आपने स्टॉक किया नर्सरी में, पहले महीने में। उसके बाद दूसरे महीने में दूसरा नर्सरी स्टॉक किया, तीसरे महीने में तीसरा नर्सरी स्टॉक किया, चौथे में चौथा नर्सरी स्टॉक किया। जब तक आप ये करते हो, जब तक दूसरा नर्सरी से तीसरे नर्सरी तक पहला तैयार रहता है बीज। पहले 2 महीना लगेगा, पहले आप दूसरे जब तीसरे में डालोगे स्टॉकिंग करो तो पहला वाला तैयार है। उधर स्टॉकिंग कर में इधर वाले नर्सरी वाले को एक ब्रीडिंग पॉन्ड में डाल दिया। उसके बाद एक महीने बाद वो भी आएगा, दूसरे में दूसरा खाली करके जाएंगे, तीसरे में तीसरा खाली, चौथे में चौथा। समझ रहे हैं आप? आपको जब तक आप पहले में स्टॉक किए, दूसरे में तीसरे में, जब आप तीसरे में स्टॉक है तो पहला तैयार हो जाता है। उसको आपने एक तालाब में नर्सरी, एक रीडिंग पॉन्ड में डाल दिया। उसके जब चौथा क्रॉस करोगे तो वो दूसरा वाला भी तैयार है, उसको डाल दिया। तीसरा, और आपके पास सीजन है तो जो खाली हुआ है नर्सरी फिर से स्टॉक रिस्टॉक कर सकते हैं। इसकी वजह से होता क्या, 3-4 तालाब में आपने उसमें रीडिंग पॉन्ड में था, हर साल मछली मिलेगी। पहले रीडिंग पॉन्ड से निकाल दिए, दूसरे रीडिंग पॉन्ड में से निकाले, और सालों साल पहले फिर जब उधर से एक पूरा साइकिल बनता है। हाँ, फिर वो जो तालाब जो रीडिंग तालाब में था वो उसके दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा पहले तालाब में, वो तालाब। ये निरंतर साइकिल की तरह चलता है। सालों साल आपको मछली मिलती रहती है, आपको सीजन पे डिपेंड नहीं रहना। ये सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है, इससे आमदनी भी बहुत बढ़ जाती है आप लोगों की। ये सब थोड़ा बहुत मैंने अपने लेक्चर में थोड़ा हर चीज में पहलू पे बात की। बतख से मत्स्य पालन हो गया, मत्स्य प्रशिक्षण प्रबंधन, फिश मछली का संरक्षण, मछली का उत्पादन और नर्सरी, इतना बता दिया है। ओके, थैंक यू सर। अपना मोबाइल नंबर जरा बोल ये जो हाँ, 9 तालाब के बीच जो बांस गाड़ा जाएगा, बतख के लिए जो बांस गाड़ा जाएगा, टूटा के नहीं दिया, बांस गाड़ा जाएगा। हाँ, हमें पूछेंगे आप ही ने बताइए। सर मोबाइल नंबर पौने जल्दी बांस नहीं सर, कच्चा बांस 3